अभिजित बर अभिजित वाहुळे वाहुळे अभिजित वाहुळे. ओके, तो नवीन दिसतोय म्हणजे त्याने याच्या अगोदर घेतले नाही. नवीन म्हणजे त्यांनी पहिल्यापासूनच आहे तो, पण त्याने आतापर्यंत घेतलेला नाही. ठीक आहे, तो आज है दोस्तों नया टॉपिक, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वाओ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वाह, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा. और अभी जो चल रहा है पैंडेमिक, यही ऑर्गन फेल हो रहा है, दैट इज द लंग्स. यही सिस्टम फेल हो रही है दोस्तों. रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, इसीलिए डेथ हो रही है पेशेंट की. तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली है क्या. ओके, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ह्यूमन फिजियोलॉजी हम डील कर रहे हैं, और वहां पे चैप्टर नंबर 17 है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों ब्रीदिंग. नंबर 1, दिस इज वन प्रोसेस, ब्रीदिंग. और दूसरी प्रोसेस है दोस्तों, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2. This is the topic, breathing and exchange of gases. Now, what are the topics to be covered? Number 1, that is introduction. Topics to be covered are दोस्तों, topics to be covered are कौन से हम टॉपिक्स देखने वाले हैं. ये जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें तो दोस्तों एक है नंबर 1, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक. इंट्रोडक्शन. और इस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ब्रीदिंग एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. व्हाई एग्जैक्टली, व्हाई दिस एनिमल. दोस्तों वी आर डीलिंग विद नाउ एनिमल और पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग. सो why there is a need of breathing and why there is a need of exchange of gases, means why our body take oxygen and releases carbon dioxide. What is the mechanism behind that? Introduction. Number 2 बात करेंगे दोस्तों, that is a respiratory organ. तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, शायद आपको एनिमल क्लासिफिकेशन था, पर मैं बोलता हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा ऑनवर्ड. MCQ. ये जो आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमलिया. उसके आगे से रेस्पिरेटरी सिस्टम है. पीछे जो छोटे छोटे फाइलम जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथस, अस्किहेलमिंथस, एनिलिडा, वहां तक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी और स्किन के थ्रू होते थे. पर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइप इज डेवलप्ड इन दोस्तों आर्थ्रोपोडा. MCQ. तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, या फिर ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दोस्तों, सपोज पर रेस्पिरेशन तो होता है, हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है और CO2 रिलीज करना है. पोरीफेरा में भी रेस्पिरेशन होगा, पर कैसे होता है? सिलेंट्रेटा में होता है, प्लैटिहेलमिंथस में होता है, एनिलिडा में, सब में रेस्पिरेशन होता है. तो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे है, किसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग और रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग. रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो लंग्स, ट्रकिया, नोज, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल सब. और रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोले तो ओनली लंग्स. ऐसा कॉन्सेप्ट है. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसमें हम देखेंगे दोस्तों, उसमें हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ. और इसमें देखेंगे एक अनदर टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे, दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने के बाद दोस्तों बात करेंगे, दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग कैसे करते दोस्तों. ओके, हाउ दैट ब्रीदिंग इज पॉसिबल. ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. और इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों.
that is what is how inspiration is possible. Inspiration और एक्सपिरेशन, इनटेक ऑफ और इनहेलेशन ऑफ एयर, इसे कहते हैं दोस्तों इंस्पिरेशन. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल, कौन से मसल्स इस इंस्पिरेशन को मदद करते हैं, और हाउ द एक्सपिरेशन मींस एक्सहेलेशन ऑफ एयर ऑकर. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कॉन्सेप्ट इन द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. नंबर 4 दोस्तों बात करते हैं, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग हो गया, अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, डू यू नो दैट आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन एंड for the various metabolic process, and our body during that metabolism produces carbon dioxide. That oxygen is needed, so it is taken from the atmosphere, and carbon dioxide it is produced within the body is a toxic in excess amount. It is toxic and it is harmful to our body, so it has to be removed. It has to be removed outside the body. तो इसीलिए दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. हमारी बॉडी बोलती है एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी बोलते हैं ऑक्सीजन तो अंदर आ जा, और बॉडी में जो CO2 है तो बाहर जा. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 लेवल पे होता है. एक होता है लंग्स के लेवल पे, उसे कहते हैं अल्वेओलर लेवल, और दूसरा होता है दोस्तों बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, उसे कहते हैं टिश्यू लेवल पे. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर एट 2 लेवल. अल्वेओलर लेवल मींस एट द लंग्स लेवल बिटवीन द अल्वेओला एंड ब्लड कैपिलरीज, और फिर वो ऑक्सीजन वो ब्लड कैपिलरीज लेके जाते हैं ऑर्गन के पास, और वहां पे अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो दिया जाता है दोस्तों टिश्यू को. मैं ये डिटेल में जाने वाला हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसके बाद टॉपिक आएगा दोस्तों, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वाओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. डू यू नो दैट इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दोस्तों 2 ही तो गैस है, ऑक्सीजन और CO2. तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और फिर बात करेंगे दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे होगा, और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. डू यू नो दैट ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंग्स. ये मैंने ले लिया, ऑक्सीजन गया कहां पे, लंग्स में, और ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड or it is transported from lungs to the different part of the body or to the tissue, और CO2 is transported from tissue to the lungs और lungs से बाहर. ये याद रखो. और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन प्ले a very important role in the transport of oxygen from lungs to the tissue as well as it transport carbon dioxide from tissue to the lungs. तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बात करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में. ये हो गया दोस्तों. फिर इसके बाद ये जो है ये रेस्पिरेशन कभी कभी नॉर्मल तो चल रहा है, अभी ये रेस्पिरेशन नॉर्मल चल रहा है, पर कभी कभी बढ़ सकता है. ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है दोस्तों. ओके, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं अस्थमा के, याद रखो, गैस्पिंग में आते, कभी कभी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम हो गया. अभी कुछ को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है. तो इसको नॉर्मली डिसीज होने के बाद तो छोड़ो, पर नॉर्मली इस रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना पड़ता है, इस ब्रीदिंग को रेगुलेट करना पड़ता है. और उसके लिए दोस्तों है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. जैसे हमने देखा कि रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही ये जो नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन है उसे कौन रेगुलेट करता है दोस्तों. तो 2 मेन ऑर्गन है ब्रेन में, ब्रेन ही रेगुलेट, पर ब्रेन में भी 2 पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोंस वेरोलाए. तो रेस्पिरेटरी सेंटर होते रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ओके दोस्तों, न्यूमैटिक सेंटर, अलग अलग सेंटर है ब्रेन में, तो वो कंट्रोल करते हैं हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. और ये सब होने के बाद पिछले 3 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 3 सालों से लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. डिसऑर्डर्स मींस डिसीजेस, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम.
डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पिछले 3 सालों से क्वेश्चन है। और 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर दिए है, मैं यही वो दोनों यही यहाँ पे मेंशन करूंगा। एक है दोस्तों अस्थमा, इट इज व्हेरी कॉमन, अस्थमा, ओके, त्याला दमा म्हणतात मराठीमध्ये, अस्थमा, ओके। और इसमें दोस्तों अस्थमा के पेशेंट में एक साउंड आता है, उसे कहते हैं व्हीजिंग। क्योंकि ये जो ट्रकिया, इनका इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकस का और ब्रोंकियल का, और दे बिकम नैरो। तो दोस्तों अस्थमा में होता है व्हीजिंग, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है। और फिर दोस्तों और एक डिसऑर्डर जिसका नाम है इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा। और इम्फाइसेमा में अल्वेओलाई नाम के बैग होते हैं लंग्स के अंदर, दिखाऊंगा कैसे होते हैं दोस्तों। और वो बैग के जो वॉल है, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ, or there is a rupture of wall of alveoli, and the most common cause for this emphysema is a cigarette smoking. 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस्टर अस्थमा विजिंग, मिस्टर अस्थमा विजिंग। जब भी नाम लेंगे अस्थमा तो उसके साथ एक कीवर्ड आएगा विजिंग, और मिस्टर एम्फाइसेमा स्मोकिंग, मिस्टर एम्फाइसेमा स्मोकिंग, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्फाइसेमा। और ये दोनों कीवर्ड है, ये आ गया तो ये हो गया अस्थमा और एम्फाइसेमा। बाकी के भी डिसऑर्डर है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, बहुत सारे हैं। एक्यूपेशनल डिसऑर्डर होते हैं, सिलिकोसिस एंड ऑल दैट, वो हम बाद में देखेंगे जब आएगा। तो दिस इज द टॉपिक्स टू बी कवर्ड दोस्तों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इज दैट क्लियर? दिस इज एन स्लाइड नंबर 1, दिस इज एन स्लाइड नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभिजीत, अभिजीत बेटा, ओके, घेतले का स्क्रीनशॉट सांगा, आगे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है, डन। बर, अक्षय, आयुष घेतोय का? अस्थमा इनहेरिटेड आहे का? नो, थोडाफार असू शकतं पण जास्त नाही असं, पप्पाला असेल तर आपल्याला होईलच असं नाही, ओके। पर ये जुवेनाइल अस्थमा बहुत कॉमन हो गया अभी। जुवेनाइल म्हणजे बच्चों में जुवेनाइल अस्थमा, जुवेनाइल डायबिटीज भी कॉमन है, पर याद रखो ये ऐसे छोटे मोटे डिसीज हमें रोक नहीं सकते। जुवेनाइल डायबिटीज ऑल्सो व्हेरी कॉमन दोस्तों, ओके। लहानपणापासूनच डायबिटीज होतो। सोनम कपूर को जुवेनाइल डायबिटीज है, इज दैट क्लियर? वसीम अकरम को जुवेनाइल डायबिटीज था, प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा है, अमिताभ बच्चन को अस्थमा है, फिर भी उन्होंने इस डिसीज के ऊपर कंट्रोल पाया है दोस्तों, और वो इतना सारा सक्सेस भी हासिल किया है। नाउ बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों इंट्रोडक्शन। ये क्यों सब चालू है? व्हाई देयर इज अ नीड, व्हाई देयर इज अ नीड दोस्तों। मान लो ये हमारी बॉडी की सेल है, मैं जरा बेसिक बताता हूं आपको, बेसिक ABCD। ये हमारी बॉडी की सेल है दोस्तों, ये है एक सेल हमारी बॉडी की, ये है सेल। और इस सेल में दोस्तों होता क्या है, इस सेल में जब भी हम कुछ खाते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, और डाइजेशन में हमने क्या कर दिया दोस्तों, स्टार्च का कन्वर्जन कर दिया ग्लूकोज में और उसको एब्जॉर्ब कर दिया। पर जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है, मान लो वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो ग्लूकोज आया है, ये जो ग्लूकोज यहाँ पे सेल में आया है, इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। और ये ग्लूकोज दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस एंड ऑल दैट, इसका कैटाबॉलिज्म होना बहुत ही जरूरी है, इसका कैटाबॉलिज्म होना बहुत ही जरूरी है। ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। और दोस्तों जब कैटाबॉलिज्म होगा तो 3 चीजें बाहर निकलेगी, 3 चीजें बाहर निकलती है। एक है दोस्तों दैट इज, याद रखो, वाटर, फिर है दोस्तों दैट इज एनर्जी। जानबूझ के मैं CO2 इधर लिख रहा हूं ताकि मुझे उसको बाहर फेंकना है, ये बन गया CO2। और इसके लिए वाटर, और ये जो एनर्जी है दैट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करे, हमें थोड़ी वाटर और CO2 चाहिए, हट, हमें चाहिए एनर्जी, हमारे सेल को चाहिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ताकि सेल में जो छोटे छोटे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो इजी सी होते रहे, नॉर्मली होते रहे, और हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मली रेगुलेट होते रहे, इसीलिए हम खाते हैं।
ताकि हमें ग्लूकोज मिले। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों सेल में, साइटोप्लाज्म में कुछ, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ, और हमें मिलते हैं वाटर, एनर्जी और CO2। और जो एनर्जी है दोस्तों, अगर एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें 38 एटीपी मिलेंगे। पर इसके लिए हमें लगता है ये एनर्जी कम, अभी सपोज मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 ही एटीपी मिल रहे हैं, 2 ही एटीपी। बहुत नाइंसाफी है, इतना बड़ा ग्लूकोज और 2 ही एटीपी। ओके, तो फिर नेचर ने क्या किया दोस्तों, पहले तो ऐसा ही होता था 2 ही एटीपी, और लोगों के काम बढ़ गए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई बॉडी की। पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तो नेचर ने क्या किया दोस्तों, इस ग्लूकोज से ज्यादा हमें एटीपी कैसे मिलते हैं ये सोचना शुरू किया। और ये सोचते सोचते इस नतीजे पे आए, अगर इस ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो बहुत सारे एटीपी निकल सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हमारी एंट्री हुई, हमारा हीरो, ये जो पिक्चर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें हीरो है ऑक्सीजन और विलन है CO2। ओके, तो ये जो हमारा हीरो है दोस्तों ऑक्सीजन, ये आ गया और फिर यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनने लगे। और ये है विलन, ये टॉक्सिक है, ये विलन है, ये टॉक्सिक है, इसको बाहर फेंकना है दोस्तों। तो ये जो सेल है, तो फॉर दैट पर्पज, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, इट मे बी ग्लूकोज, इट मे बी अमीनो एसिड, इट मे बी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एनी इनऑर्गेनिक एसिड व्हिच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें लगेगा ऑक्सीजन। और ड्यूरिंग दैट कैटाबॉलिज्म बनेगा CO2। तो दोस्तों क्या लगेगा, देयर शुड बी अ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और CO2। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है दोस्तों, यूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन इज यूज्ड, या फिर ऐसे लिखता हूं दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड होता क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन ड्यूरिंग दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो दोस्तों, तो हमें ये ऑक्सीजन लगेगा और हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। इसीलिए नेचर ने एनिमल में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाई है, ताकि हम बाहर का, और ये गैसेस है कहाँ, ये गैसेस है एटमॉस्फेयर में, ताकि हम बाहर का ऑक्सीजन ले सके और जो हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 बन रहा है ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म उसको बाहर फेंक सके। दिस इज एन इंट्रोडक्शन। This exchange of gases दोस्तों, it is because of, okay, for the inhalation of oxygen from atmosphere and release of CO2, okay, that is synthesized in cell. Is that clear? Screenshot number 1. Okay, okay, what is breathing दोस्तों, what is breathing? Breathing की अगर मैं definition बोलूं, what is meant by breathing? Breathing is दोस्तों, that is inhalation of दोस्तों, और intake of oxygen from atmosphere, intake of oxygen from atmosphere, सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी लेते, mixture of gases आते, inhalation of air which contain oxygen from atmosphere and release of, and दोस्तों release of carbon dioxide synthesized in cell to the outside, and release of carbon dioxide synthesized in cell to the atmosphere, इसे कहते हैं दोस्तों ब्रीदिंग फॉस्फोस ब्रीदिंग। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्रीदिंग, समझे आप? आगे बढ़ते हैं तो, और फिर ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, तो आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूंगा। इज दैट क्लियर? पर बिफोर दैट दोस्तों, ये जो रेस्पिरेशन है एग्जैक्टली आपने नाम सुना होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो है, ये जो सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है दोस्तों और एनर्जी बन रही है, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और एक्चुअली देखा जाए तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये सेल में हो रहा है दोस्तों, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है दोस्तों, दैट इज अ एक्सटर्नल, ये इंटरनल है क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, और दूसरा है दोस्तों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो बाहर होता है, दैट इज अ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, याद रहेगा। और फिर इंटरनल रेस्पिरेशन के भी 2 टाइप होते हैं, एरोबिक, अनएरोबिक। और फिर अनएरोबिक के भी 2 टाइप, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे सिलेबस में है। बॉटनी में एक टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
और यहाँ पे एक्चुअली अगर स्टेट बोर्ड का किताब देखें तो वहां पे टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो दोस्तों या फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। चलो आगे बढ़ते, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते दोस्तों। नाउ ये तो हो गया ब्रीदिंग, ये तो हो गया दोस्तों ब्रीदिंग। मैं आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। टॉपिक समझेंगे पूरा एग्जैक्टली क्या है, ये मीनिंग समझेंगे इसका और आगे जाएंगे। दोस्तों मान लो ये है लंग्स। मान लो, मानने में क्या जाता है दोस्तों, मान लेते हैं ये है लंग्स। ओके, ये है लंग्स। ओके, ये है लंग्स। और इस लंग्स में दोस्तों मान लो यहाँ पे है हार्ट, यहाँ पे हार्ट। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, यहाँ पे हार्ट। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाते हैं, सॉरी। मान दोस्तों ये है लंग्स, ये है लंग्स। मान लो यहाँ पे है हार्ट। ओके, यहाँ पे होता है दोस्तों हार्ट, और यहाँ पे है मान लो टिश्यू। क्या है ये है टिश्यू। इन तीनों के बीच में सब चल रहा है। ये दोस्तों लंग्स, हार्ट और टिश्यू। ये क्या है? दिस इज दोस्तों टिश्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है? ये है दोस्तों एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो होता क्या है दोस्तों, ये हार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स निकलते हैं और वो लंग की तरफ जाते हैं, फिर लंग से वापस हार्ट की तरफ आते हैं दोस्तों, याद रखो। और हार्ट से कुछ दूसरे ब्लड वेसल्स निकलते हैं, वो टिश्यू की तरफ जाते हैं, और फिर टिश्यू से फिर से वापस हार्ट की तरफ आते हैं। ये कौन से चेंबर में वो जा रहे हैं वो हमारा लेना देना नहीं है। ओके, वी आर जस्ट फोकसिंग हियर ऑन द कि एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों। तो होता क्या है, ये तो हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। देयर इज अ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 विद द एटमॉस्फेयर। ये हो गया दोस्तों ब्रीदिंग। दिस इज एन ब्रीदिंग। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर फेंक रहे हैं। ये हो गया ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ये है दोस्तों ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है? दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। ओके, या फिर ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स। दीज आर दोस्तों ब्लड वेसल्स। कौन से, उनका नाम क्या है वो अलग बात है, बाद में बात करेंगे। नाउ यहाँ पे दोस्तों लंग, तो ये लेवल जो है लेवल 1, इसे कहते हैं, लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है अल्वेओलाई, तो इसे कहते हैं दोस्तों अल्वेओलार लेवल। और ये जो है नंबर 2 पे, यहाँ पे टिश्यू है दोस्तों, तो इसे कहते हैं टिश्यू लेवल पे होता है। तो जब ये लंग्स में दोस्तों ऑक्सीजन आएगा, तो ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में लाया जाता है, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो ब्लड वेसल में CO2 बना है दोस्तों, वो CO2 को बाहर फेंका जाएगा लंग्स में, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल्स एट द अल्वेओलार लेवल। MCQ। फिर दोस्तों वो जो ऑक्सीजन आया वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू पे तो आपको पता है टिश्यू नीड ऑक्सीजन फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और दे आल्सो रिलीजेस CO2। तो यहां से भी दोस्तों CO2 बाहर फेंका जाता है। CO2 कहां फेंका जा रहा है? जो टिश्यू में बन रहा है वो ब्लड में फेंका जा रहा है, और ब्लड में जो दोस्तों ऑक्सीजन आ रहा है वो टिश्यू में लिया जा रहा है। ब्लड में जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको टिश्यू में लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन आ रहा है दोस्तों, ये, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे? ये आ रहा है दोस्तों हार्ट को, और हार्ट से ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? ये ऑक्सीजन जा रहा है टिश्यू को, और टिश्यू से क्या हो रहा है दोस्तों?
टिश्यू से CO2 बाहर जा रहा है, कहां तक? CO2 अभी आ गया हार्ट में, हार्ट से फिर CO2 कहां चला गया? लंग्स की तरफ। सो ये है दोस्तों, दैट इज, ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, समझे? ये जो डायरेक्शन कुछ ऐसी है दोस्तों, ऑक्सीजन CO2 की तरफ, टिश्यू की तरफ आ रहा है, टिश्यू से CO2 लंग्स की तरफ जा रहा है। सो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। और अगेन यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर एट टू लेवल, अल्वेओलर लेवल और टिश्यू लेवल। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? मैंने समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज माय ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मींस एक्सचेंज, ब्रीदिंग का मतलब होता है दोस्तों, ब्रीदिंग मींस इनहेलेशन ऑफ एयर व्हिच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर व्हिच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कहते हैं इनहेलेशन, इसे कहते हैं दोस्तों इनहेलेशन। एंड दैट, सॉरी, इसे कहते हैं ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ intake of oxygen, release of CO2 into the atmosphere. Are you getting me or not? और नीचे हमारे बॉडी के अंदर फिर होता है exchange of gases at alveolar level और tissue level. I think this is a slide number दोस्तों, this is slide number 3। आगे बढ़ते हैं, breathing and exchange of gases। I hope कि आपको समझ में आया होगा। ओके ओके, समझ ला? ठीक है, ठीक है, कहा, डन, क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट आता है बेटा, इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, और ये फिर ऑक्सीजन हर एक बॉडी को दोस्तों, हर एक बॉडी के हर एक सेल को भेजा जाता है, और ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और कोविड में क्या हो रहा है? लंग्स में है दोस्तों, नॉर्मली लंग्स में क्या है? गैसेस। कोविड में क्या हो रहा है? इसमें भर रहा है पानी, निमोनिया हो रहा है, निमोनिया, लंग्स में भर रहा है पानी, फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या खाक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा? क्या खाक एक्सचेंज ऑफ गैसेस? ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, नीचे नीचे ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, और जो हमारे मल्टीपल ऑर्गन है उनका फेलियर हो जाएगा। ना CO2 जो बन रहा है उसका बाहर फेंका जाएगा, ना ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी से वजह से दोस्तों मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। इसे ये सिस्टम फेल हो रही है, लंग्स फेल हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो रहा है, ताकि पर चाहिए एयर। तो अगर यहाँ पे फ्लूइड है तो ऊपर से ऑक्सीजन नीचे ही नहीं आएगा, या फिर आएगा भी, वेंटी भी लगा लिया दोस्तों, तो इतना प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो जाएगा। और जो ब्लड में सैचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन की, बता दूंगा ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, जो सैचुरेशन लेवल है वो घट जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट। ओके, डन डन। तो यह टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इतना सोचना चाहिए, हम कभी सोचते नहीं टॉपिक के टाइटल के ऊपर। अगर टॉपिक का टाइटल हमें पता है दोस्तों, तो बाकी के बहुत सारी चीजें आसान होती है। इसका एक रिव्यू हमारे दिमाग में बैठ जाता है, किस टॉपिक में है क्या। और टॉपिक्स टू बी स्टडीड, ये मैंने हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो क्या क्या है ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ओके, और ये लंग्स के जो भी प्रॉब्लम है, दैट इज रिलेटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ आई विल एक्सप्लेन द टर्म रेस्पिरेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों रेस्पिरेशन? ये कॉन्सेप्ट है क्या? रेस्पिरेशन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन मींस ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन मींस ब्रीदिंग, पर ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन मींस ब्रीदिंग। नहीं, बेसिकली रेस्पिरेशन के दो बेसिक टाइप है। एक है दोस्तों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है दोस्तों इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। Now, what is the concept of external respiration? So it is the respiration. External respiration क्या है, और दोस्तों internal respiration क्या है? External respiration क्या है और internal respiration क्या है? जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, जो हमें पता है कि हम बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 बाहर छोड़ रहे हैं, ये है दोस्तों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसका दूसरा नाम है ब्रीदिंग। इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है दोस्तों ब्रीदिंग, इसे कहते हैं ब्रीदिंग। ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन दोस्तों, यहां पे एक्चुअली इंटरनल रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द एनर्जी और टू रिलीज एनर्जी। तो इसे कहते हैं दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि सेल के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, ये है इंटरनल रेस्पिरेशन।
तो यहां पे मान लो ये है लंग्स। अगर दोस्तों ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, लाइक दिस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज लाइक दिस। मान लो ये है ट्रकिया, ट्रकिया दोस्तों, ये है ब्रोंकस, ओके, और ये है मान लो लंग्स, ये है मान लो लंग्स। तो यहां पे दोस्तों दैट इज इससे CO2 बाहर जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। तो ये जो है दिस इज एन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग। और अगर लंग्स के साथ हो रहा है तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी वेंटिलेशन। और व्हेन दैट ब्रीदिंग इज ऑकर विद द हेल्प ऑफ लंग्स, इसे कहते हैं दोस्तों पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसका नाम है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो दोस्तों दैट इज अ लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में हो रहा है। नाउ ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ये होता है दोस्तों सेलुलर रेस्पिरेशन। ये है मान लो सेल, और इस सेल का दोस्तों ग्लूकोज जो है इस सेल में उसका ब्रेकडाउन होके क्या बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन होके दोस्तों बन रहा है वाटर, उसका ब्रेकडाउन होके बन रहा है ATP, और उसका ब्रेकडाउन होके बनता है कभी या फिर नहीं बनेगा दोस्तों CO2। तो ये जो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यह है दोस्तों सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन। यह है सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन। और ये सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन की बात करें दोस्तों तो ये दो टाइप का होता है। ये जो सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन है ये दो टाइप का होता है दोस्तों। एक है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंस। और यहाँ पे दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है दैट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसे कहते हैं दोस्तों अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। नाउ इस एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो दोस्तों इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मान लो, जो कि सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ओके, और दोस्तों यहाँ पे 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, 38 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड, ज्यादा एनर्जी बनती है, मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। ये है दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन के भी दो टाइप है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगेगा दोस्तों, इसके भी दो टाइप है। एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है दोस्तों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। समझाता हूं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, शायद आपने ये चार्ट कभी नहीं देखा होगा अभी तक। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें दोस्तों क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ग्लूकोज से बनता है अल्कोहल एंड CO2। इसमें क्या हो दोस्तों, प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है, C2H5, या अल्कोहल है इथिल अल्कोहल, ओके, प्लस CO2 बनता है दोस्तों, C2H5 और CO2, या फिर इथिल अल्कोहल और CO2 बनता है। प्रोडक्ट क्या है, इथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है दोस्तों, इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये सब सिलेबस में है आगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे CO2 नहीं बनता है, यहाँ पे सिर्फ लैक्टिक एसिड ही बनता है। किससे, ग्लूकोज से। एंड कैपिटल में लिखता हूं नो CO2, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। ओके, ये जो है टॉपिक, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट नाम का टॉपिक। ये हमें भी होता है, मैं ये टॉपिक का नाम सुना रहा हूं। ये हम कहां पढ़ेंगे, टॉपिक, टॉपिक है दोस्तों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, प्लांट फिजियोलॉजी का, वहां पे हम ये सब कवर कर लेंगे। और ये है दोस्तों दैट इज, इस टॉपिक में हम बात करेंगे इस, ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ब्रीदिंग, और इसके बारे में दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में होगा। हाँ, किसी में अनएरोबिक हो रहा है, किसी में एरोबिक हो रहा है, किसी में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, किसी में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, वो बात अलग है, पर ये सभी में होता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझ में आ रहा है।
ताकि ताकि दोस्तों आपको ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था सिलेबस में. ओके, पल्मोनरी वेंटिलेशन म्हणजे ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स. पल्मोनरी, द टर्म पल्मोनरी इज रिलेटेड विद द लंग्स. पल्मोनरी मेडिसिन जो सबसे बड़ी ब्रांच आज काम पे लगी है वो है दोस्तों पल्मोनरी मेडिसिन. जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं, टीबी चेस्ट, पल्मोनरी मेडिसिन बोलते हैं उसे. जो लंग्स का पढ़ाई करते हैं उस शास्त्र को बोलते हैं पल्मोनरी मेडिसिन. सो पल्मोनरी वेंटिलेशन ब्रीदिंग का ही दूसरा नाम है. या बोलो पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलो, या फिर बोलो ब्रीदिंग, या फिर बोलो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और जो जब टॉपिक आएगा रेस्पिरेशन प्लांट, इसके बारे में बात करेंगे. पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ प्लांट में होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है. ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. पर आप कंफ्यूज ना हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे रेस्पिरेशन मेरा चल रहा है, कौन सा, प्लांट वाला या ह्यूमन बींग वाला. तो ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है. ओके, समझे. और ये रेस्पिरेशन एक्चुअली, व्हाट इज रेस्पिरेशन. अगर किसी टीचर ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज रेस्पिरेशन, सर बी स्पेसिफिक, एक्सटर्नल या इंटरनल. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलो. सर इट इज ब्रीदिंग, इट इज नथिंग बट that is intake of oxygen reach air and release of carbon dioxide reach air to the atmosphere. It is also known as a pulmonary ventilation. Or internal respiration, sir, it is a cellular respiration where glucose is broken down into the carbon dioxide, water and energy in the presence of oxygen. अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो वह दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इन प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे कहेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन. उसके भी दो टाइप. अगर प्रोडक्ट अल्कोहल है, ग्लूकोज से अल्कोहल बन रहा है और CO2 बन रहा है तो इसे कहेंगे सर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और सिर्फ लैक्टिक एसिड बन रहा है ग्लूकोज से तो उसे कहेंगे सर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. दूसरा क्वेश्चन पूछो जरा. अरे बाप रे, इतना एटीट्यूड. हाँ, समझे दोस्तों. ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है. इथेनॉल, इथिल अल्कोहल मींस इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल बनता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो. तो उन्हें पता ही नहीं चलता ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है. तो इस टॉपिक में ये जो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दोस्तों, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होते हैं, और ह्यूमन का रेस्पिरेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों. ह्यूमन में कैसा रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, ओके चलो. ओके, सो दोस्तों दैट इज स्लाइड नंबर 4 होगा. टॉपिक है दोस्तों दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ओके, इन डिफरेंट एनिमल. टू बी स्पेसिफिक लिखता हूँ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स. हर एक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है. टाइम है ना हमारे पास, है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स दोस्तों. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. हमेशा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, याद रखो. फॉर एग्जांपल स्पंजेस, आपको पता है ना किंगडम एनिमलिया में कितने हैं, किंगडम एनिमलिया में कितने फाइलम हैं, 11. कौन से कैसे याद रखेंगे, PCC, पामे, हाइकोर्ट, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. तो दोस्तों, और ये पोरीफेरा को बोला जाता है स्पॉन्जेस. जो इनवर्टिब्रेट है स्पॉन्जेस, फॉर एग्जांपल
सिलेंटेरेटा और सिलेंटेरेट्स बोलते हैं, स्पॉन्जेस, सिलेंटरेट एंड दोस्तों एंड दैट इज एंड फ्लैटवर्म और प्लैटीहेलमिंथस, फ्लैटवर्म और प्लैटीहेलमिंथस, उनमें दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर थ्रू इंटायर बॉडी सरफेस। यहाँ पे उनका ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है दोस्तों, उनका ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और उनमें इनमें होता है दोस्तों इंटायर बॉडी सरफेस, exchange of gases occur through the entire, okay, it occur through दोस्तों entire body surface, entire body surface के ऊपर exchange of gases चलता है, okay, entire body surface exchange of gases चलता है दोस्तों, sponges, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म में। नंबर 2, वैसे तो बहुत सारे पर हमारे सिलेबस में जो दिए है उसे हम पढ़ेंगे। अर्थवर्म में क्या होता है, इन अर्थवर्म दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्रीदिंग ऑकर थ्रू द मॉइस्ट क्यूटिकल, एमसीक्यू, मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल एमसीक्यू। फिर दोस्तों अगर इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट्स में दोस्तों रेस्पिरेशन ऑकर विद हेल्प ऑफ ट्रकियल सिस्टम होता है। एक ट्रकियल सिस्टम है जो कि कॉकरोच है हमारे सिलेबस में, इंसेक्ट जो है दोस्तों हमारे सिलेबस में है कॉकरोच, कॉकरोच का हमें है पूरा इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो कॉकरोच में दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्रीदिंग, उसके लिए रेस्पिरेटर ट्रकियल सिस्टम क्या होती है बात करेंगे। 1 2 3 4 दोस्तों एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एमसीक्यू, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, ये दोनों एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, और दोस्तों एंड फिशेस लिखता हूं, एंड फिशेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं अदर एक्वेटिक एनिमल, उनमें दोस्तों ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, दैट इज अ गिल्स, गिल्स आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, याद रखो गिल्स आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, गिल्स आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों दैट इज amphibians, reptiles, amphibians, reptiles, birds and mammals, amphibians, reptile, birds और mammals, इनमें दोस्तों ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होता है लंग्स। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, लंग्स इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन दिस एनिमल, लंग इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये दोस्तों मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ये है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ओके। ये मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होता है डिटेल में जाएंगे। ये मॉइस्ट क्यूटिकल, ये क्यूटिकल की कवरिंग होती है, अर्थवर्म जो है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है दोस्तों क्यूटिकल की, और वो हमेशा थोड़ा सा भीगा हुआ रहता है ओके फ्लूइड से, इसलिए उसे कहते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। दैट इज अ कवरिंग ऑफ क्यूटिन ओवर द बॉडी सरफेस ऑफ अर्थवर्म, और उसके थ्रू दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अर्थवर्म हमारे सिलेबस में है, कॉकरोच हमारे सिलेबस में, और इस एम्फीबियंस का फ्रॉग भी हमारे सिलेबस में। तो दोस्तों ये देखेंगे नाउ सिलेंट्रेट, स्पॉन्जेस और फ्लैटवर्म में इंटर बॉडी सरफेस से होता है दोस्तों डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, or diffusion or exchange of gases occur by simple diffusion. Earthworm, moist cuticle, insect, tracheal system, aquatic arthropods, mollusk and fishes, उसमें गिल्स होते हैं यूज, amphibians, reptile, birds और mammals में दोस्तों होते हैं lungs. Is that clear? This is slide number 4. Screenshot. आगे बढ़ते okay. What is mean by शेष बेटा मोइस्ट क्यूटिकल का मतलब होता है कि मैंने बोला ना मॉइस्ट क्यूटिकल मींस दीज आर द कवरिंग, ओके। अर्थवर्म के बॉडी के सरफेस के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर एक कवरिंग है, वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट उसे कहते हैं क्यूटिकल, वो क्यूटिन से बनी हुई है बेटा, उसे कहते हैं क्यूटिकल। ये डिटेल में जाएंगे ना हम, अर्थवर्म हमारे सिलेबस में है ओके। मॉइस्ट क्यूटिकल अगर आप डालोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको दिखेगी भी मॉइस्ट क्यूटिकल क्या होता है। दिस इज एन कवरिंग ऑफ क्यूटिन ओवर द बॉडी सरफेस ऑफ अर्थवर्म, और वो थोड़ा सा फ्लूइड्स
उसके ऊपर फ्लूइड होता है, तो इसलिए उसे कहते हैं दोस्तों मॉइस्ट। स्पंजेस मींस पोरीफेरा। पोरीफेरा का दूसरा नाम है दोस्तों स्पंजेस। ओके, याद रखो, पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है? पोरीफेरा का मतलब होता है स्पंजेस। कहीं तो भी दूसरी और लिख, पोरीफेरा मतलब दोस्तों, पोरीफेरा का कॉमन नेम, पोरीफेरा एक फर्स्ट फाइलम है, इसे कहते हैं स्पंजेस। इसे कहेंगे दोस्तों स्पंज, याद रहे। ठीक है, इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं और एक वहां पे एक लाइन है, शायद आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मैं बोलने वाला हूं, पर उससे भी पहले ये जो वर्टिब्रेट है दोस्तों, वर्टिब्रेट क्या है? फारबियम। वर्टिब्रेट कैसे याद रखेंगे? फारबियम, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये है दोस्तों फारबियम वर्टिब्रेट, तो याद रखो। नाउ दोस्तों, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, मैं जरा थोड़ा सा इसको डिटेल में जाना चाहूंगा। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, ओके, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग दोस्तों। सो इट occurs with the help of दोस्तों, it occurs with the help of lungs या फिर गिल्स, लंग्स एंड स्किन। क्या बात कर रहे सर? हाँ, गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं और स्किन भी। हाँ हाँ भाई, हाँ, ओके, सिर दुख रहा है, हाँ, सर्दी भी है, हाँ भाई, हाँ, फ्रॉग में 3 ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए। हाँ, डू यू नो दैट? व्हाट इज द नेम ऑफ लार्वा ऑफ फ्रॉग? फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या है? किसने पढ़ा है? व्हाट इज द नेम ऑफ? टोड कहते हैं, टोड गलत, टैडपोल। अरे टोड एक अलग है, फ्रॉग अलग है, टोड अलग है, फ्रॉग जैसा है, टॅडपोल लार्वा म्हणतात त्याला। काय म्हणायचं? टॅडपोल लार्वा, टोडपोल नहीं, टॅडपोल लार्वा। तो दोस्तों याद रखो, फ्रॉग में तीनों ऑर्गेनिज्म होते, गिल्स, लंग्स एंड स्किन। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, ओके। सो गिल्स जो होते हैं, गिल्स, ओके, आर यूज्ड बाय, गिल्स आर प्रेजेंट इन, गिल्स आर organ of respiration, gills are organ of respiration, याद रखो, gills are organ of respiration in tadpole larva of frog। tadpole larva जो है, बच्चू जो है फ्रॉग का, उसमें गिल्स होते क्योंकि वो एक्वेटिक होता है। फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो पानी में बच्चू बनेंगे, तो वो लार्वा पानी में रहेगा, तो पानी में वो लंग्स कैसे यूज कर सकता है? नहीं, तो इट यूज दोस्तों, गिल्स आर ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन टैडपोल लार्वा फ्रॉग। पर अडल्ट फ्रॉग में याद रखो, ये जो अडल्ट फ्रॉग है दोस्तों, ये जो अडल्ट फ्रॉग है, याद रखो, वाह, ये जो अडल्ट फ्रॉग है, ये तो अभी बन गया दोस्तों ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन बाय लंग्स इन अडल्ट फ्रॉग, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। लंग, यहाँ पे गिल्स गायब हो जाता है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स व्हेन ऑन लैंड, when that frog is on land, okay, terrestrial habitat में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है दोस्तों, तो रेस्पिरेशन बाय लंग्स और रेस्पिरेशन बाय, यहाँ पे अभी गिल्स नहीं है, रेस्पिरेशन बाय दोस्तों स्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ, रेस्पिरेशन बाय स्किन, ओके, इन वाटर। जब फ्रॉग वाटर में जाएंगे तो दोस्तों दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन, दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन। आप बोलोगे सर वाटर में तो गिल्स यूज करने चाहिए, गलत, वो गिल्स गायब हो जाते हैं। मैं अडल्ट फ्रॉग की बात कर रहा हूँ। गिल्स आर प्रेजेंट ओनली इन टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? दोस्तों आपने 2 शब्द नाम सुना है, दो शब्द आपको पता है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन? दोस्तों रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग इन अडल्ट फ्रॉग ड्यूरिंग, दोस्तों ड्यूरिंग, नाम सुना है अपने, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। जब फ्रॉग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में है तो देन इट रेस्पायर थ्रू, ये किससे रेस्पायर करता है दोस्तों? रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एस्टिवेशन, सॉरी, ये किससे रेस्पायर करता होगा? ओके, ये किससे रेस्पायर करता होगा? बोलो बोलो,
एस्टिवेशन में समर स्लीप होती है दोस्तों, और इन वाटर एंड ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। एस्टिवेशन एक समर स्लीप होती है, और हाइबरनेशन ना शायद आपने नाम सुना होगा, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। क्योंकि फ्रॉग अपना खुद का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करता है। वो कैसा है दोस्तों, वो एक्टोथर्मिक है, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सो फ्रॉग का टेम्परेचर डिपेंड होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर से। तो अगर समर है और बाहर बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो फ्रॉग के बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, और देयर में बी डैमेज टू द फ्रॉग। इसीलिए वो समर में दे बोरो देमसेल्फ बिलो द सॉइल। ओके, सॉइल के नीचे जाते हैं दोस्तों, और वहां पे उनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है, और वहीं पे रहते हैं पूर्ण समर सीजन ते तिकडेच असतात, टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर। और दैट स्टेज इज कॉल्ड दोस्तों समर स्लीप। समर स्लीप बोलते हैं उसे, समर स्लीप। एस्टिवेशन में यस है और समर में भी यस है। नाउ हाइबरनेशन दोस्तों, हाइबरनेशन अगेन विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, और फ्रॉग की बॉडी का भी टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों होगा क्या, टू प्रोटेक्ट डैमेज फ्रॉम द लो टेम्परेचर से भी डैमेज हो सकता है, तो वो हाइबरनेट करते खुद का मेटाबॉलिक रेट कम करते, और सॉइल के नीचे जाके बोरो करते, तो उसे कहते हैं दोस्तों विंटर स्लीप। विंटर स्लीप। और ड्यूरिंग दैट समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, तो लंग्स तो काम नहीं करेगा, तो ब्रीदिंग और दोस्तों एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इट ऑकर विद द हेल्प ऑफ स्किन। और वाटर में भी क्या है, स्किन। सो दोस्तों ये याद रखो। नाउ यहाँ पे एक लाइन है, that is mechanism of breathing in different organism dependent on their habitat and their level of organization। हमेशा याद रखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लाइन लिखता हूँ। दैट इज दोस्तों, हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों, ये क्लियर है। स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 5 ये क्लियर है। ओके जरा वेट करा, तुमचे क्वेश्चन रेडी ठेवा। ओके ओके, क्वेश्चन रेडी ठेवा, जस्ट वेट। ये क्लियर है, बोलो ये क्लियर है। ओके ओके, स्क्रीनशॉट टेकन, थँक यू अभिजित, पाठवून दे। आता लास्ट पॉइंट बोलतो, नाउ प्लीज पे टेंशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उनके अलग अलग नाम। तो फ्रॉग में अगर पूछते हैं, तो फ्रॉग में दोस्तों ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, तो बोलने का सर टैडपोल लार्वा का बताऊं क्या फ्रॉग का बताऊं, और फ्रॉग में भी सर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का बताऊं क्या एक्वाटिक का बताऊं, स्पेसिफिक पूछ लो, मुझे सब पता है सर। ओके स्पेसिफिक पूछ लो, नॉलेज है तो एटीट्यूड आएगा। नॉलेज इज द पावर दोस्तों, नॉलेज बहुत बढ़िया है। ओके नॉलेज इज द पावर, जिसके पास अच्छा नॉलेज है उसके पास पावर भी आती है। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है दोस्तों। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मीन्स किस तरीके से ब्रीदिंग होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग in different animal depends on, in different animals depends on ये भी क्वेश्चन आएगा। नंबर 1 देयर हैबिटेट, और रहते कहाँ पे है, पानी में या लैंड के ऊपर, हैबिटेट। और दूसरा दोस्तों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस आइदर सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आएगा, 4 टाइप की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसमें सेलुलर है, सेलुलर लेवल है, सिर्फ सेल ही है उस एनिमल में, या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल से सेल जुड़ के टिश्यू बने हैं, या फिर दोस्तों ऑर्गन बने हैं टिश्यू से, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है, इसके ऊपर हर एक का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड होता है दोस्तों। हैबिटेट। नाउ 3 टाइप के बेसिक रेस्पिरेशन इसे कहते हैं दोस्तों। व्हाट इज मीन बाय ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, बोलो कोई मुझे बता सकता है। रेस्पिरेशन थ्रू, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। दूसरा दोस्तों दैट इज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन। कोई मुझे बोलो पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन थ्रू, पल्मोनरी वेंटिलेशन, सॉरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू। और तीसरा दोस्तों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
Now what is meant by cutaneous respiration? It is a respiration through. बोलो. Okay, branchial respiration is a respiration through. बोलो. Bronchial नहीं है वो, ये ब्रैंकियल है. शब्द जरा ठीक से पढ़ो. वाह 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 वाह, कितना गलत, कितना गलत. फेंक रहे हैं. फेंको, फेंको जो चाहिए जितना फेंको, मैं नहीं कैच करने वाला. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन बाय ब्रोंकाई. गलत. क्या बात है, किसना बोला? सानवी, सानवी पवार, बहुत ही बढ़िया बेटा. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स. एमसीक्यू. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. दोस्तों इट इज अ रेस्पिरेशन, या फिर ऐसे लिखता हूं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ऑकर्स वाया गिल्स. और रेस्पिरेशन वाया गिल्स. पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑकर्स वाया लंग्स. और दोस्तों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इट ऑकर्स वाया, बोलो, क्यूटेनियस. क्यूटेनियस स्किन. स्किन, क्यूटीन नाही रे बाबा, स्किन. फेकू नका काही पण. स्किन. ये है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. मॉइस्ट स्किन नाही, फक्त स्किन. मॉइस्ट असू शकते पण स्किन. वाया मीन्स, वाया म्हणजे थ्रू. वाया का मतलब पता नहीं. ओके, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू. अरे वाया का मतलब होता है थ्रू रे. वाया का मतलब होता है इसके थ्रू. ओके, गिल्स, इफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन आर गिल्स तो उसे कहेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. इफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन आर लंग्स तो उसे कहेंगे दोस्तों पल्मोनरी रेस्पिरेशन. और इफ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन आर स्किन उसे कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. मेरा आपसे एक सवाल है, which type of respiration is present in human being? Which type of respiration is present in human being? आप बोलो, हम में कौन सा रेस्पिरेशन है? पल्मोनरी. Which type of respiration is present in frog? Which type of respiration is present in frog? Okay, frog में कौन सा है? frog में कौन सा है? All three. उसके लार्वा में है दोस्तों ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. अडल्ट में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. और वाटर में गया तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओ फ्रॉग. और ये ब्रैंकियल है ना कि ब्रोंकियल. ये है ब्रैंकियल. ब्रैंकियल, ब्रैंकियल जैसे ब्रांच होती है ना, ब्रांच. आपकी ब्रांच कहाँ पे है? ब्रांच थोड़ी बोलते अपन, ब्रांच बोलते क्या? आपकी ब्रांच कहाँ पे? नहीं, ये ब्रांच है, ब्रांच. वैसे ब्रांचियल और ब्रांकियल है, याद रखो हमेशा. ये कंफ्यूज नहीं होने का. ब्रांचियल है या ब्रांकियल है? ये ब्रैंकियल है, ब्रोंकियल नहीं. ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है. इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं बहुत सारे. मॉइस्ट क्यूटिकल ये क्या है हम बाद में बात करेंगे डिटेल में. अभी कल बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहां से शुरू करेंगे. ये है नॉस्ट्रिल्स. ओके, नेरस बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स. नेजल कैविटी. ओके, सेप्टम, नेजल सेप्टम, नेजल चेंबर, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लारिंगोफैरिंक्स. फिर जाएंगे लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, अल्वेओलाई. ऐसे भीतर जाएंगे, डेप्थ में डुबकी लगाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में. और फिर उसके अलग अलग क्या पार्ट होते हैं देख लेंगे दोस्तों. और हर एक पार्ट का क्या रोल है देख लेंगे. और फिर लंग्स का स्ट्रक्चर देख लेंगे. लंग्स क्या है, लंग्स के बारे में जानेंगे. कैसे लोब होते हैं, अपर लोब, लोअर लोब. अगर किसी ने आपका सीटी का रिपोर्ट पढ़ा होगा आपने, ये कोविड-19 वाला, तो वहां पे लिखा है दोस्तों कि 25% लोअर लोब इज अफेक्टेड, 25% या फिर 12% या फिर 20% अफेक्ट हुआ है लोअर लोब, मिडल लोब. ऐसे लोब होते हैं लंग्स में. बात करेंगे उसके बारे में क्या है दोस्तों. ठीक है, तो यह है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. थैंक यू सो मच. अगर आपकी कुछ डाउट है तो पूछ लो. ये एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट. ओके, ले लिया. नंबर पाठवा. ठीक है, नंबर सहित पाठवा झालंय. ओके, बघा. सो दोस्तों दिस इज अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन हुआ है जस्ट. ओके, एक छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत ही छोटा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है दोस्तों. ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस छोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम जिस लेवल से जा रहे हैं दोस्तों, और जिस लेवल से और जिस वे से जा रहे हैं, इसका एक ही एंड है, दैट इज 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स और एम्स न्यू दिल्ली. अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को संभाल लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर आपने संभाल लिया दोस्तों. नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन.
ये 3 काम है आपके पास, ये 3 काम है, याद रखो, ये 3 काम है आपके पास। ओके, ये एक काम है, ये रास्ता आपको पार करना है दोस्तों। ओके, ये एक है, मान लो ये एक है, और ये ऐसे, ये 2 है, ये ऐसे 2 है। कुछ इस तरीके का है, ये भी आपको पार करना है। ओके, तो ये दोस्तों मान लो ये है आपका बायोलॉजी 360 मार्क्स, ये है 180 फिजिक्स एंड 180 केमिस्ट्री। ये आपका बायोलॉजी, ये है दोस्तों फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री। ठीक है, ये बड़ा है बायोलॉजी, लेकिन ये रास्ता अगर इतना अच्छा है दोस्तों, इतना अच्छा हमने बना लिया है कि नॉर्मली इसको क्रॉस करने में, सपोज इसको ट्रैवल करने में या फिर इसे पास करने में हमें 4 घंटे लगते थे, पर हमने इतना अच्छा बनाया इसको कि हम इसे 1.5 घंटे में पूरा कवर कर सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में ये रास्ता हम ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ तो ये रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, गड्ढे गुड्ढे है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहले इसको 4 घंटे लगते थे, पर बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ एआईबी हम इसको 1.5 घंटे में, जैसे पुणे मुंबई हाईवे हुआ है ना पहले दोस्तों, अभी 1 ही घंटे में हम पुणे से अगर निकले तो पनवेल तक 1 ही घंटे में जाते हैं, 1 ही घंटे में। ठीक है, और ये समृद्ध एक्सप्रेस वे भी अगर हुआ है तो दोस्तों कितना सारा समय बचने वाला है, कितना सारा पेट्रोल बचने, डीजल और फ्यूल बचने वाला है। वैसे अगर बायोलॉजी के 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स वो अगर सब्जेक्ट इजी हो गया तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इनडायरेक्टली आपको मदद ही हो रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इनडायरेक्टली आपको मदद ही हो रही है, क्योंकि बायोलॉजी एक बार हैंड हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। और वही समय आप अगर जितना समय फिजिक्स को लग रहा है, केमिस्ट्री को लग रहा है, उतना ही समय अगर बायोलॉजी को लग रहा है तो फिर मुश्किल है नीट क्रैक करना। तो बायोलॉजी का समय हम रिड्यूस करेंगे दोस्तों, रिड्यूस करेंगे, इतना अच्छा उसे पढ़ेंगे कि फिर उसको बार बार तो पढ़ना है नो डाउट, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिविजन करने में, और वो समय वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इसको भी हम, ये जो हमारा टारगेट है इस लेवल पे कैसे जाएंगे, तो ये सोचेंगे की कधी पण लक्षात ठेवा, तर मग तो रोड बनवायचा आहे, समृद्ध एक्सप्रेसवे, समृद्ध एक्सप्रेस, ओके, तो रोड बनवायचा आहे, त्यासाठी तयारी लागणार आहे। त्यासाठी मग त्याच दृष्टीने चालू आहे बॉटनी आणि झुलॉजी, नसतं नुसतं बॉटनी चालू, नुसतं झुलॉजी चालू तर प्रॉब्लेम यायला लागतील, तुम्हाला खूप सारे प्रॉब्लेम यायला लागतील। आणि ह्या मार्गाने जर आपण गेलो तर बरोबर ते लवकरात लवकर सगळं कंप्लीट होऊन पुन्हा मल्टिपल रिवीजन होतील। ठीक है, ओके डन। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा टॉपिक शुरू किया है हमने, एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता चला होगा कि अरे ये रेस्पिरेशन कितना बड़ा टर्म है, हमें सिर्फ रेस्पिरेशन पता था और इसके इतने सारे मीनिंग है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, pulmonary ventilation, branchial respiration, pulmonary respiration, cutaneous respiration। okay done। porphyra porifera हो बराबर है वेदांश। ओके चलो, फ्रॉग मध्ये सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंड होता है ना? नहीं, फ्रॉग में नहीं है बेटा ऐसा। ओके, बाकी के लोग में होता है, फ्रॉग में नहीं है, होता है ना ऐसा, क्रोकोडाइल में वगैरह होता है, हो सकता है। ओके ठीक है, टॉर्टाइज मध्ये तसं होतं, टॉर्टाइज मध्ये होतं। कॅटाबॉलिझम म्हणजे ब्रेकडाउन ऑफ सबस्टन्सेस। कालच्या डीपीपी मध्ये करेक्शन आहे का, जरा लक्ष द्या। डायजेशन आणि ऍब्झॉर्प्शनच्या, बर ठीक आहे चला। आजपासून ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस वर डीपीपी चालू होईल। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी स्ट्रक्चर बिलोंग टू टंग्स? फ्रेन्युलम बिलोंग करतो, पॅपिले बिलोंग करतो, इन्व्हॉल्युटरी मसल नो, पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड नो, टेस्ट बड यस, 3 इज द आंसर।
म्हणजे 3 नंबर आन्सर नाही, 3 हे आन्सर आहे. खरं आन्सर पाहिजे तर बी आहे. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट साइट फॉर ऑब्जर्विंग बोलस एंड काइम इन ह्यूमन गट आर रिस्पेक्टिवली. बोलस बनता है बकल कैविटी में, काइम बनता है स्टमक में. सो आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सब्सटेंसेस ऑफ फॉलोइंग आर मेनली रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन गट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोस्तों, ये जो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का इनका एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, पर सोडियम जो है, सोडियम आयन, दे आर एब्सॉर्ब्ड एक्टिवली. सो अमीनो एसिड, ग्लूकोज and sodium. Answer is 3. Fructose is absorbed by facilitated diffusion. Question number 4, pyloric sphincter prevent entry of food from. So pyloric sphincter is present between दोस्तों stomach and duodenum. So from stomach to intestine. 1 is the answer. 5, action of nucleotidase result in formation of. nucleotidase क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करके बनाता है दोस्तों न्यूक्लियोसाइड्स. क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड्स. आंसर इज 2. 6, most of the digestive phosphate, मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव फूड इज एब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. और उसमें भी अगर डिटेल में पूछा है तो जेजुनम एंड इलियम. मैंने कहा है डी फॉर डिओडेनम, डी फॉर डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और जेजुनम एंड इलियम दे आर मेनली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन. 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड डी एंड फाइंड आउट द करेक्ट वन. सो सॉलिडिफिकेशन ऑफ फीसेस इन रेक्टम रिड्यूस द अर्ज फॉर डिफिकेशन. गलत. दे इंक्रीजेस द अर्ज फॉर डिफिकेशन. वो तो गलत है. वोमिफॉर्म, वोमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. करेक्ट है. Vomiting is a reflex action. Correct है. Electrolyte like chlorine are absorbed in gut by simple diffusion. ये भी correct है. Micelles are formed in gut lumen. ये भी correct है. तो आंसर इज 3 आंसर करेक्ट है. तो यहाँ पे डी आंसर है दोस्तों. 8, one of the following is not common disorder associated with digestive system. टिटेनस. टिटेनस में क्या दोस्तों, मैंने बोला है टिटेनस धनुर्वात होतो. ओके, मसल का डिसऑर्डर आहे टिटेनस. गँग्रीन पण होतं त्याच्यामध्ये. वात होतं टिटेनस मध्ये, वात. डायरिया, जॉन्डिस, डिसेंट्री ये डाइजेस्टिव सिस्टम के. टिटेनस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटॅनी. क्लॉस्ट्रिडियम टिटॅनी ये बॅक्टेरियल इन्फेक्शन है जिसमें दोस्तों धनुर्वात असतो आणि गँग्रीन वगैरे होऊ शकतो आणि पाय वगैरे नासू शकतो, खराब होऊ शकतो. क्वेश्चन नंबर 9, मॅच द 2 कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट अमंग द ऑप्शन. कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ओके ठीक है. कॉलम 1 वाचतो, बायो मॅक्रोमॉलिक्यूल ऑफ फूड. बी, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सी, स्टमक. डी, थिकोडंट. और ई, सिरोजा. बरं, मग बायो मॅक्रोमॉलिक्यूल ऑफ फूड त्याच्यामध्ये काय येईल दोस्तों, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. म्हणजे चौथं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड. स्टमक, स्टमक का दोस्तों क्या है, दैट इज जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन. थिकोडंट, यहाँ पे दोस्तों थिकोडंट में दीज आर द टीथ embedded in the jaw bone. और सिरोजा, सिरोजा इज दोस्तों आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन, सिरोजा. और उसका जो एपिथेलियम उसे कहते हैं मेसोथेलियम. क्वेश्चन नंबर 10, मैच द 2 कॉलम एंड सेलेक्ट द राइट वन अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो. डिओडेनम, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड सीकम. और फिर है दोस्तों कार्टिलेजिनस फ्लैप, स्मॉल ब्लाइंड सैक, शी शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम स्टमक, एन ओपनिंग ऑफ विंड पाइप. तो डिओडेनम इज द शी शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक. एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. ग्लॉटिस इज दोस्तों ओपनिंग ऑफ विंड पाइप एंड सीकम इज अ ब्लाइंड, स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है. तो आंसर इज दोस्तों सी. आंसर इज सी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो आज डिसीजेस जो है, डिसीजेस, इसके ऊपर डीपीपी आ जाएगा. डिसीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, गैसेस के ऊपर डीपीपी शुरू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके. कैसा लगा आपको इसका इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसा लगा दोस्तों? चलो ठीक है. ओके, बहुत बढ़िया. ठीक है, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बोल दो नया टॉपिक शुरू हुआ है. ठीक है, ठीक है. आई एम स्टडिंग, आई एम सेइंग अबाउट द पीके, डीपीपी. पीके मग बेटा पीकेच्या टायमाला पीके. हा, आणि एकदा मेसेज करत चला, एकदा रेस्पिरेटरी ऑर्गन म्हणजे नेमकं काय. जिथं मेनली हवेचं शुद्धीकरण होतं त्याला रेस्पिरेटरी ऑर्गन म्हणतात बेटा. जे ऑक्सिजन घ्यायला मदत करतो, नॉस्ट्रिलच्या थ्रू जातो पण मदत कोण करतं, तर लंग्स करतात, त्याला रेस्पिरेटरी ऑर्गन म्हणतात. हा, बियर भी करता है बर्निश. हाँ, कॉलम 2 दिखता ही नहीं मैच कॉलम डीपीपी में. ठीक है, ठीक आहे. ते त्याला थोडंसं सेटिंग करावं लागेल, सांगतो मी त्यांना तसं कर. ठीक आहे सर. लगा
ताकि टॉपिक में कोई मजा नहीं होगा। ठीक है, इनहेरिटेड डिसीज कंप्लीटली क्योर हो सकता नहीं। ऐसा नहीं है बेटा सृष्टि, और वैसा ही दैट इज वेंटिलेशन, वही इसी का प्रकार है। जो तू जो बात कर रही है ना, वेंटिलेशन उसी का एक प्रकार है। वेंटिलेशन से यही करते हैं हम। सर इन फ्रॉग ऑल थ्री रेस्पिरेशन हाउ टू टेक्स प्लेस वंस इन लाइफ, इज इट कंपलसरी? नहीं नहीं, होता है। उनके लार्वा में गिल्स होते हैं। अगर फ्रॉग पानी में जाते हैं तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और लैंड के ऊपर है तो दे रेस्पायर थ्रू दी लंग्स। थँक यू उन्मेष, बहुत बढ़िया बढ़िया। ओके चलो, एनसीईआरटीचे थोडे लाईन नव्हते समजत, कशा बाबतीत विचारा, कोणते समजत नाही तर ते पाठवत चला। ठीक है, चलो बाय। 10 बजे तक ही हम ले लेंगे दोस्तों, अभी रुकते हैं आपका जो टाइम है, क्योंकि बाकी के भी आपके लेक्चर होंगे। ठीक है, चलो, इज दैट क्लियर? ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कल बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या होता है बेटा? किसी ने तो भी पूछा रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब क्या है, जहां पे एग्जैक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है ये हवा खींचने में, ये नॉस्ट्रिल थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, ये लंग्स है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, थैंक यू, बाय। चलो चलो बाय। पाठवा पाठवा, माझ्या नंबरवर पाठवा स्क्रीनशॉट। हा, प्लीज कैन यू टेल रेस्पिरेटरी सिस्टम। बर बोले, ठीक है, हा पाठवतो ना, डीपीपी पाठवतो। हा, आज त्याच्या आहे, चलो बाय।